नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। तो इसमें आज का जो हमारा ये सेशन होगा, इसमें हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डे नंबर 14 लिखा हुआ है क्योंकि जो मैंने आपको 13 वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड की हैं उसमें मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आप करंट अफेयर को थोड़ा सा हम यहाँ पर रोकते हैं और अब हम यहाँ से डे 14 से जो है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर आए तो उसको आसानी से आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, बाकी आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द इन्वायरमेंट। तो अगर हम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन यहां पर देखें तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि भाई अगर जो इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें से कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कवर होती हैं। ठीक है, मैन, फील्ड टोपोग्राफी, मैन मेड आइटम्स या फिर नेचुरल गुड्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी चीजें इन्वायरमेंट के अंदर आपको कवर होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज यहां पर समझिएगा कि अगर हम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वहां पर आपको प्लेस देखने को मिलेगा, है ना। वहां पर जो लोग रहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर, वहां के लोगों को भी इंक्लूड यहां पर किया जाता है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो भी चीजें अवेलेबल हैं, है ना, थिंग्स जो भी यहाँ पर होती हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है और जो नेचर यहाँ पर है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना, जो भी यहाँ पर लोग, है ना, प्लेस, थिंग्स या फिर नेचर जो यहाँ पर आपको जो है वो सराउंड करता हुआ दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं, प्लस जो ह्यूमन मेड यहाँ पर होती हैं वो चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो नेचुरल चीज और ह्यूमन मेड चीज ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें दो तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेचुरल में जैसे आपको यहाँ पर बायोटिक जो भी यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर अबायोटिक होती हैं, ठीक है, वो चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, बायोटिक मतलब जो यहाँ पर नेचुरल तरीके से, अबायोटिक मतलब जो ह्यूमन मेड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मैन भी यहाँ पर हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर फील्ड टोपोग्राफी भी हो गया, मैन मेड आइटम भी हो गया, नेचुरल गुड्स भी हो गए। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आपको कवर होती हुई दिखाई देती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज आर ट्रू। ठीक है, इसमें से कुछ यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से असर्शंस हैं जो कि आपको ट्रू यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला दिया हुआ है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ठीक है, जो भी यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को यहाँ पर पकड़ कर रखता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होगा तो वेदर में, क्लाइमेट में जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से यहाँ पर जो असर्शंस हैं ये आपको यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे तो जो थिन लेयर ऑफ एयर होती है ना, मतलब एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पर एक थिन लेयर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, किसकी, एयर की, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो है हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, है ना, जैसे हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है। क्यों गिरती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि इस चीज को जो है वो यहाँ पर पकड़ कर रखता है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ये जो भी हार्मफुल रेज वगैरह यहाँ पर आती हैं उससे जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। बाकी आपको सभी को पता है कि ओजोन लेयर भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा यहाँ पर करती है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें अलग अलग तरीके की गैसेस आपको देखने को मिलती हैं, प्लस वाटर वेपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ पर चेंज होगा तो हमारा जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, वो भी यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती थी, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इनकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में कम होती थी,
तब इतना ज्यादा हीट वेव्स वगैरह वाली चीजें आपको देखने को नहीं मिलती थी, इतना टेम्परेचर जो आज के टाइम पीरियड पर देखने को मिल रहा है उतना नहीं होता था, जो ग्लेशियर यहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं वो उतनी स्पीड में नहीं होते थे। तो ये सारे फिनोमिना जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो वेदर और क्लाइमेट जो है वो भी यहाँ पर चेंज होगा। अच्छा, वेदर के बारे में याद रखिएगा, वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है, मतलब आज का वेदर कैसा है ना, वो यहाँ पर डिसाइड होगा। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो यहाँ पर क्या है कि वो लॉन्ग टर्म है, मतलब कि किसी भी स्थिति की या किसी भी लोकेशन का क्लाइमेट जो है वो पिछले कई सालों का जो भी यहाँ पर एवरेज होता है उसको ध्यान में रखकर क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट और एनिमल किंगडम जो है ये दोनों मिलकर बायोस्फीयर या फिर जो लिविंग वर्ल्ड है वो यहाँ पर बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और इसको भी आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि द टर्म इन्वायरमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो इन्वायरमेंट यहाँ पर टर्म है, ठीक है, ये कौन सी जो लैंग्वेज है उससे यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है। अब देखो ये कितना, मतलब इन्वायरमेंट हम इतना सारा पढ़ते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई सारे लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ने में जो और इसका आंसर देने में थोड़ा तकलीफ हो जाए, है ना, कि उनको नहीं पता होगा कि वो फ्रेंच है, जर्मन है, संस्कृत है या इंग्लिश है। तो इन्वायरमेंट जो शब्द है वो यहाँ पर कौन सी जो लैंग्वेज है उससे यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लैंग्वेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये कौन सी है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है ना, क्योंकि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज में यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट के लिए शब्द देखने को मिलेगा वो यहाँ पर क्या है, उसको बोलते हैं इन्वायरनर। ठीक है, ENVIRONER। ठीक है, ये, और इसका जो मीनिंग यहाँ पर आप देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं नेबरहुड। ठीक है, तो नेबरहुड जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब नेबरहुड मतलब हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं उसके बारे में यहाँ पर है। ठीक है, इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, ये नेबरहुड ही है जिससे हम घिरे हुए हैं, है ना। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन्वायरनर जो यहाँ पर एक शब्द है फ्रेंच भाषा का, उससे यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो निकल कर आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इकोसिस्टम का। पहला दिया हुआ है कि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, द प्लेस इन द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, और चौथा दिया हुआ है फ्लोरा एंड फौना ऑफ एनी ज्योग्राफिकल एरिया। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। देखिए अब यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम एक तरीके का सिस्टम है, क्योंकि इसमें भी आप देख ही सकते हैं कि सिस्टम लिखा हुआ है। लेकिन ये जो सिस्टम यहां पर होता है, इस सिस्टम का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, मतलब ये जो सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है ये किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनके इंटरेक्शन से यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उनके बीच में जो है वो आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, है ना। और जो भी यहाँ पर फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं, ठीक है, फिजिकल और जो भी यहाँ पर आपके केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये केमिकल फैक्टर जहां पर वो रहते हैं वो सब चीजें इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर देखने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सभी लोग जो है वो अलग अलग तरीके की एनर्जी वगैरह जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो सिस्टम यहाँ पर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इकोसिस्टम यहाँ पर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन जो यहां पर दिया गया है इसमें बोला गया है कि रीड द असर्शंस गिवन बिलो केयरफुली, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से असर्शंस हैं जो कि आपको यहां पर करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो पहली बात बोली जा रही है कि द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। द थिकनेस ऑफ द ओशियन क्रस्ट इज मोर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई जो अर्थ की हमारी लेयर
है ना, उसमें क्या है कि क्रस्ट जो है वो आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, और आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे थिनेस्ट जो लेयर है ये आपको देखने को मिलती है ना। ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है। और आप ये कह सकते हैं कि करीब 35 किलोमीटर की जो इसकी थिकनेस है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है ये सबसे आपको यहाँ पर थिन लेयर जो है वो हमारे अर्थ की देखने को मिलती है, ठीक है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम ये 35 किलोमीटर यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं, ठीक है, जहां पर ये आपको पर्वत पहाड़ वगैरह ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो यहाँ पर थिकनेस होती है वो करीब 35 किलोमीटर की होती है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो हमारे ओशियानिक जो यहाँ पर क्रस्ट है ना, मतलब ओशियन में जो यहाँ पर आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा, उसकी अगर मैं यहाँ पर थिकनेस की बात करूंगा तो वो कितना है, वो यहाँ पर आपको करीब 5 किलोमीटर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो थिकनेस है ओशियन क्रस्ट की वो ज्यादा होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ये बिल्कुल गलत है ना। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है। तो याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो ओशियानिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है उससे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपके अभी वाले क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल रहा है, और एग्जामिनेशन में भी कुछ स्टेटमेंट वगैरह बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज आर फॉल्स, ठीक है। इनमें से कौन से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो यहाँ पर गलत दिया है। पहला बोला जा रहा है कि द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। दूसरा दिया हुआ है कि द ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड आयरन। मेंटल इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर विच इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर जो है आपको गलत यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आपसे जो है वो यहाँ पर पूछी जानी है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, जिसमें से आपको ये पता करना है कि कौन सा गलत है। लेकिन इन 4 स्टेटमेंट से आपकी 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पर कवर हो रही है। पहली बात, अगर हम यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में देखेंगे, है ना, तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो किससे बना होता है, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, जिसको हम सियाल भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। इसको हम सियाल जो है इस तरीके से भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही मतलब यहाँ पर सिलिका हो गया और एल मतलब यहाँ पर एल्यूमिना हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है, पहला वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड आयरन, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीमा, ठीक है। ये हो गया आपका, यहां पर जो है ये आपको सीमा देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहां पर क्या है कि सिलिका तो है, लेकिन सिलिका के साथ साथ यहां पर आपको आयरन देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। तो अब ये देखिए दोनों स्टेटमेंट कितने इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना हुआ है और जो ओशियानिक क्रस्ट होता है वो किससे बना होता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम है, ओशियानिक क्रस्ट में आपको सिलिका और मैग्नीशियम जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी क्या होता है कि अगर हम अर्थ की यहाँ पर इंटीरियर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपका क्रस्ट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है ये आपको मेंटल देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेंटल जो है वो क्रस्ट के नीचे है। और तीसरे नंबर पर जो है ये आपको कोर देखने को मिलता है। और कोर में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो चीजें होती हैं निकल और आयरन से जो है वो यहाँ पर बनी होती हैं, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, आपसे गलत पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहा हूँ, जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी इनके थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आते रहेंगे और उनको फिर अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक्स हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तभी हम आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। When the molten magma cools, it becomes solid. What are the rocks, ठीक है, thus formed called? जब यहाँ पर क्या है कि धरती के अंदर आप सभी को पता है कि मैग्मा होता है ना, और जब वो धरती से बाहर आ जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो लावा कहलाता है। तो लावा जब यहाँ पर सॉलिड हो गया तो रॉक बनेगी। तो इस तरीके से जो रॉक यहाँ पर बनी है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर पूछी जा रही है, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस या फिर फॉसिल शेल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 3 तरीके की रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। 3 तरीके की रॉक कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है आपका इग्नियस, ठीक है। दूसरी रॉक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका सेडिमेंट्री, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तीसरी रॉक के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कहते हैं। तो ये 3 तरीके की रॉक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे कि जब
मोल्टन मैग्मा कूल होता है तो ये सॉलिड बन जाता है और इस तरीके से जो रॉक बनती है इसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इग्नियस रॉक जो होता है इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं, क्योंकि बाकी की जो यहाँ पर रॉक्स होती हैं वो इसी से यहाँ पर आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देंगी, है ना। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक जो है ये कहते हैं। और इसमें भी क्या है कि इग्नियस रॉक के भी दो टाइप होते हैं, एक पहला टाइप, एक दूसरा टाइप। पहला जो टाइप होता है इसको हम इंट्रुसिव या इंट्रूसिव जो रॉक है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका इंट्रूसिव रॉक और दूसरा जो हो गया वो आपका एक्सट्रूसिव रॉक हो गया। ठीक है, अब ये होते क्या है ये अभी आपको आगे क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब समझाऊंगा, अभी मैं यहां पर बता दूंगा तो फिर आगे का क्वेश्चन जो है वो यहां पर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं अभी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक क्या होती है वो आगे के क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो याद रखिएगा जब भी मैग्मा कूल होगा जो रॉक बनेगी उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच लेयर फॉर्म द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है ना, उसको अगर हम यहां पर देखेंगे तो कौन सा जो यहाँ पर पार्ट है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर कवर करता है, कोर करता है, क्रस्ट करता है, मेंटल करता है। द वॉल्यूम ऑफ 3 लेयर्स इज इक्वल। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर जो यहाँ पर आपको लेयर देखने को मिलेगी वो मिलेगी क्रस्ट। और क्रस्ट जो है वो पूरे अर्थ का करीब आप ये कह सकते हैं 1% जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर कवर करता है, मतलब 1% वॉल्यूम हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे के बारे में बात करेंगे तो वो हो गया आपका मेंटल। ठीक है, और मेंटल मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब 84% जो वॉल्यूम है वो यहां पर कवर करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, 2900 किलोमीटर लगभग यहां पर आपको इसकी जो पोजीशन है वो देखने को मिलती है। तो 84% जो वॉल्यूम है वो यहां पर कवर करेगा। और उसके बाद अगर हम कोर के बारे में बात करेंगे तो कोर जो है वो करीब 15% जो वॉल्यूम होता है वो यहां पर कवर करता है ना। कभी कभी एक स्टेटमेंट ये भी आ जाता है कि भाई रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ अगर आप देखोगे तो ये करीब आपको 6371 किलोमीटर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो ये भी एक डेटा इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी कैलकुलेशन वगैरह में भी ये यूज हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो हाईएस्ट पार्ट कौन कवर करेगा, तो ये करेगा मेंटल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन द मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। है ना, मतलब यहां पर क्या है कि जब मोल्टन यहां पर लावा जो है वो अर्थ सरफेस से बाहर आया, ठीक है, और ये कूल डाउन हुआ, सॉलिड बन गया, और इससे जो रॉक का फॉर्मेशन यहां पर हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो यहां पर कहते हैं। When the molten magma cools down deep inside the earth crust, जब वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, बाहर नहीं आया, अंदर ही जो है वो यहां पर क्या हुआ, कूल डाउन हो गया, सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर लार्ज ग्रेन्स होती हैं ये, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होती हैं वो वेरी फाइन या फिर जो ग्रेन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जो है वो उसको देखने को मिलते हैं। तो अभी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एसर्शन है जो कि आपको यहां पर ट्रू देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये ध्यान रखना है कि हमने जो अभी इग्नियस रॉक के दो टाइप पढ़े, एक हो गया आपका इंट्रूसिव, एक हो गया आपका एक्सट्रूसिव। तो इसके बीच में नॉर्मली जो है वो हमको यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जब अगर मान लीजिए कि मोल्टन लावा अर्थ की सरफेस से बाहर आ गया, है ना, कूल डाउन हो गया, और जो रॉक यहां पर फॉर्म होती है वो यहां पर क्या हो गई, ये हो गई आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, है ना। मतलब जब रॉक धरती के क्रस्ट से बाहर आकर जो लावा था वो बाहर आया और तब यहां पर रॉक का फॉर्मेशन हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। मतलब EX मतलब एग्जिट, है ना, मतलब जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसको एग्जिट करके ये बाहर आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। लेकिन जब मोल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही, तो इस तरीके से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको इंट्रूसिव मतलब अंदर ही, इन, तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक यहां पर कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपस में सही है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो भी यहां पर मोल्टन लावा यहां पर निकल रहा है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का, ठीक है, तो वो यहां पर क्या होता है कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर जो कूलिंग होगी यहां पर, है ना, जो आपको ये कूलिंग देखने को मिल रही है, ये कूलिंग कैसी होगी, वो जल्दी होगी। बात समझ में आ रही है ना, इसकी जो कूलिंग होगी वो कैसी होगी, वो जल्दी होगी। क्यों होगी जल्दी, क्योंकि ये चीज जो है वो बाहर निकल आई है ना। और कोई चीज अगर अंदर है तो वहां पर क्या होगा कि एयर के साथ जो कांटेक्ट होगा वो थोड़ा लिमिटेड यहां पर होगा, लेकिन ये चीज यहां पर क्या हो गई, ये बाहर आ गई है। तो बाहर आने की वजह से क्या होगा कि आपको जो है वो जल्दी ठंडा होते हुए भी दिखाई देगा, है ना। और इसी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर यहां पर होता है वो कैसा होता है, वो वेरी फाइन ग्रेन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। और इसी वजह से क्या होता है कि ये वेरी
फाइन जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े यहाँ पर होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी जो है वो यहाँ पर क्या है कि सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एक एग्जाम्पल भी मैं इसका आपको दूंगा। जैसे बसाल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बसाल्ट क्या है कि ये एक तरीके का जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है उसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो बसाल्ट है ना, इसके बारे में आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो डेक्कन प्लेटू है ना, जो आपका ये डेक्कन प्लेटू देखने को मिलेगा, डेक्कन प्लेटू जो है वो किससे बना है? डेक्कन प्लेटू जो है वो आपका बसाल्ट रॉक से जो है वो यहां पर बना है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होता है वो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि मतलब कूल डाउन होते हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और ये धीरे धीरे यहां पर होते हैं, और इसी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो होता है कूलिंग क्या होता है कि वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, कूलिंग पीरियड जो है वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही है, और इसी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो है आपको लार्ज ग्रेन्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। मतलब इनके जो ग्रेन्स होते हैं कैसे होते हैं? लार्ज ग्रेन्स यहां पर होते हैं। ठीक है, लार्ज ग्रेन्स होने की वजह से यहां पर क्या है कि इसका एक एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसमें एग्जाम्पल में आपको ग्रेनाइट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना, ग्रेनाइट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है या एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है? तो ये इंट्रूसिव जो रॉक है उसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहां पर ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, तो ये गलत हो गया, है ना, क्योंकि जो एक्सट्रूसिव होते हैं वो फाइन ग्रेन यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं, तो ये गलत हो गया। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होते हैं वो वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये लार्ज ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा लिख गया है। तो ये तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। आपसे पूछा गया कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला और दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है वो आप यहां पर मैच करिए, है ना। तो यहां पर दिया हुआ है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल दिया। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सी है? ये है ग्रेनाइट, है ना। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सी है? ये है बसाल्ट, है ना। फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक अगर आप यहां पर देखेंगे तो जैसे पहले का थर्ड देखो, पहले का थर्ड कौन सा है? तो ये दोनों ऑप्शन तो यहां पर कैंसिल हो गए, है ना। दूसरे का जो है वो यहां पर आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? दूसरे का दूसरा जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ना। तो पहले का थर्ड, दूसरे का दूसरा, मतलब दो ही अगर आपको पता होंगे तो भी आप आंसर यहां पर टिक कर दोगे। बाकी सेडिमेंट्री रॉक अगर हम देखेंगे तो लाइमस्टोन यहां पर हो गया, और मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है वो आपको स्लेट यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से है, अभी ये सब चीजें आगे के क्वेश्चंस में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशलिटी ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक? जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं उनकी क्या स्पेशलिटी जो है वो यहां पर होती है? ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेडिमेंट्स. There is a no possibility of finding fossil in these rocks. These rocks are relatively less rigid. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये याद रखना, ये स्टैटिक जीके में मैंने आपको कई बार अपने कोर्सेज में पढ़ाया भी हुआ है कि जो फॉसिल फ्यूल वगैरह होते हैं या जो भी फॉसिल्स होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी किस तरीके की रॉक में मिलने की होती है, वो जो पॉसिबिलिटी होती है वो आपको देखने को मिलेगी कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स में यहां पर होती है। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि ये स्पेशलिटी जो है वो यहां पर क्या है कि ये बिल्कुल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। जो फॉसिल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यहां पर यही होती है कि वो किस में मिलेंगे, वो आपको सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना आप, है ना। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो दूसरा तो नहीं है भाई साहब, है ना, दूसरा नहीं है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेडिमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपका इग्नियस रॉक है ना, अब यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हवाएं यहाँ पर चल रही है, तो उसमें क्या है कि ब्रेक डाउन यहाँ पर होगा, है ना, वेदरिंग वाला जो फिनोमिना हम कहते हैं। तो क्या होगा कि जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के इसके पार्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर एक जगह पर जाकर वो रुक जाएंगे, सेडिमेंट 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 जमा होते जाएंगे, और इस तरीके से जो रॉक यहाँ पर फॉर्म होती है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और रॉक्स जो है वो आपस में क्रैक भी डेवलप होते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में यहाँ पर टूट जाते हैं,
और ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनको हम सेडिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये आपके सेडिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर कहलाते हैं। अब फिर क्या है कि डिपॉजिट यहाँ पर होंगे विंड वाटर से, तो इस तरीके की रॉक जो है वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि सैंड स्टोन हो गया, है ना। तो सैंड स्टोन जो है वो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है दीज रॉक्स आर रिलेटिवली लेस रिजिड, है ना। तो लेस रिजिड आपको देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये सेडिमेंट्स हैं। बाकी आप सैंड स्टोन को देखोगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें थोड़ा सा जो रिजिडिटी होती है वो थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, जो इग्नियस रॉक में होती है वो ज्यादा होती है। तो दीज रॉक्स आर रिलेटिवली लेस रिजिड। तो कौन से यहाँ पर स्पेशलिटी है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि विच रॉक्स कैन चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, है ना। कौन सी तरीके की जो रॉक्स हैं वो यहाँ पर आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कि मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो बदल सकता है। ठीक है, तो कोई भी रॉक अगर मान लीजिए कि प्रेशर में, हीट में, है ना, इसके इन्फ्लुएंस में जो है वो किसी दूसरे फॉर्म में आपको कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है कौन कौन सी चेंज होगी, इग्नियस, सेडिमेंट्री, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इग्नियस रॉक भी चेंज हो सकती है मेटामॉर्फिक में, और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो भी यहाँ पर आपको चेंज होती हुई जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्ले के बारे में बात करूं, ठीक है, तो क्ले जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, क्ले जो है वो आपको स्लेट में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि लाइम स्टोन के बारे में बात करें, है ना, तो लाइम स्टोन यहां पर क्या हो गया, लाइम स्टोन जो चेंज हो गया ये आपका मार्बल में चेंज हो गया, है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं एक इग्नियस रॉक का एग्जांपल लूं, तो जैसे ग्रेनाइट हो गया, है ना, तो ग्रेनाइट जो यहाँ पर चेंज होगा वो किस में होगा, उसको हम बोलते हैं नीस, है ना। तो नीस में जो है वो यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाते हैं ना, तो वो यहाँ पर क्या है कि वो ये भी पूछ लेंगे कि कौन सी फॉर्म किस तरीके से यहाँ पर चेंज होगी, है ना। तो ग्रेनाइट जो है वो नीस में चेंज हो गया, तो ये सब मेटामॉर्फिक है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक भी चेंज हो सकती है, और जो आपका इग्नियस रॉक है वो भी यहाँ पर चेंज हो सकती है। तो दोनों चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो रॉक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंसीडर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। ठीक है, असर्शन और रीजन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। असर्शन आपको दिया हुआ है कि द लिथोस्फीयर ऑफ अर्थ इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट एंड दीज प्लेट मूव अराउंड वेरी स्लोली, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि लिथोस्फीयर जो है वो यहाँ पर उसमें ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा, है ना, और नंबर ऑफ प्लेट्स में, और इन प्लेट्स को जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स जो हैं ये यहाँ पर क्या करती हैं कि मूवमेंट इनमें आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी स्लो होता है। रीजन यहां पर दिया है कि द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, तो सर्कुलर मैनर में जो है वो यहां पर आपको मूव होता हुआ यहाँ पर जो मैग्मा है उसमें यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहां पर ऑप्शन में से सही है ना। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज बताई जा रही है। तो देखिए लिथोस्फीयर मतलब होता है जहां तक चीजें आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलती हैं, है ना। मतलब इसके बाद क्या है कि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो मैग्मा वाला रीजन जो है वो देखने को मिलेगा, स्टेनोस्फीयर वगैरह देखने को मिलेंगे। तो लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड पार्ट्स आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर होता है वो कई तरीके की जो प्लेट्स हैं उसमें यहाँ पर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट यहाँ पर कहते हैं। और ये क्या है कि ये बहुत ही धीरे धीरे जो है वो मूव करती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फ्यू मिलीमीटर्स, है ना, मतलब बहुत ही कम जो है वो यहाँ पर आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्यू मिलीमीटर्स जो है वो इसमें आपको मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, कब, ईच ईयर, एक साल में जो है आप ये कह सकते हैं कि कुछ मिलीमीटर जो है वो यहाँ पर मूवमेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो मोल्टन मैग्मा यहाँ पर होता है वो क्या करता है कि वो अर्थ के इनसाइड यहाँ पर मूव करता है सर्कुलर मैनर में, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ इधर की तरफ गया मोल्टन मैग्मा, कुछ इस तरफ हुआ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो रिफ्ट वगैरह क्रिएट होती हैं वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे इसको अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये रिफ्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। जैसे ताप्ती और नर्मदा जहां से फ्लो करती है, किसमें फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से जो है ये आपको मूवमेंट जो है हमारे मैग्मा का यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये मैग्मा जो होता है वो क्या करता है,
ये क्लोज स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाता है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, ये तो इनके बीच में जो है आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। अगर मान लीजिए कि दोनों की सेम ही डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो आपको फोल्ड्स यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे, है ना। यहाँ पर जो फोल्ड होते हैं, जब यहाँ पर प्लेट्स की मूवमेंट समान डायरेक्शन में होती है तो आपको फोल्ड्स यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो फोल्ड्स यहाँ पर होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हिमालय, है ना। तो हिमालय जो है इसी तरीके की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो अभी ये पूछा जा रहा है कि द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर, और इसी वजह से ये मूवमेंट होती है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपस में सही है, और जो रीजन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पर असर्शन को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी मूवमेंट की वजह से क्या है कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ होता है इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे पहले अगर हम देखेंगे, भारत किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर मूवमेंट होने लग गई। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से हुई है, ये जो मैग्मा यहाँ पर आपको अंदर देखने को मिल रहा है उसकी वजह से ये चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज आर ट्रू, है ना। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको ट्रू यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक द प्लेस ऑन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। द वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली इज कॉल्ड क्रेटर। ठीक है, मतलब कि जो ओपनिंग होता है अर्थ के क्रस्ट में जिसकी वजह से मोल्टन मटेरियल यहां पर इरप्ट होता है उसको हम क्रेटर यहां पर कहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है, असर्शंस हैं जो कि आपको यहां पर ट्रू देखने को यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी यहां पर लिथोस्फेरिक प्लेट यहां पर मूव होती है ना, तो जब भी यहां पर जो आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है, प्लेट्स में यहां पर क्या होगा कि आपको मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगी। तो मूवमेंट की वजह से यहां पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है वहां पर आपको वाइब्रेशन जो है वो यहां पर फील होगा, कि मतलब वो चीजें जो है वो आपको वाइब्रेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और ये जो वाइब्रेशन हैं ये पूरे अर्थ में जो है वो आपको यहाँ पर ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे। और ये जो वाइब्रेशन यहाँ पर होते हैं इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अर्थक्वेक के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थक्वेक। अब यहाँ पर क्या है कि जहां पर ये जो क्रस्ट होता है जहां पर मूवमेंट स्टार्ट होती है ना, मतलब ड्यूरिंग द अर्थक्वेक द प्लेस ऑन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो ये गलत है। ठीक है, जहां पर मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये फोकस है। अब इसी के ऊपर अगर हम अर्थ के क्रस्ट पर जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, ये हो गया आपका एपिसेंटर। और अर्थ के इंटीरियर में ही आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, तो लेकिन जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोकस जो है वो यहां पर कहते हैं। और डायरेक्टली अब वो जो आपको फोकस के देखने को मिलेगा उसको एपिसेंटर यहां पर हम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो है ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहां पर आप ये कह सकते हैं कि एपिसेंटर के आसपास जो है ये आपको मैक्सिमम डैमेज जो है वो आपको देखने को मिलता है ना। मैक्सिमम जो डैमेज होता है वो कहां पर होता है, वो एपिसेंटर के आसपास आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और मतलब ग्रेटेस्ट डैमेज जो है वो आपको एपिसेंटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि जो भी इसकी इंटेंसिटी है, जो इसका सेंटर होता है उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो एक बात तो यहां पर ये आपको जो है बताई गई है। बाकी जो ये अर्थ का क्रस्ट में जो भी यहाँ पर ये मोल्टन मटेरियल जिससे बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रेटर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन पहला वाला जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जैसे ओपनिंग होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये जो ओपनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है ये हम यहाँ पर क्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रेटर। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी सब चीजें गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। As the river enters the plain, it twists and turns forming large bends. What are these large bends called? ठीक है, जब यहां पर क्या करता है कि रिवर जो है वो प्लेन में एंटर करती है तो वो थोड़ा ट्विस्ट होती है, टर्न करती है ना। बहुत सारे आपको लार्ज बेंड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो लार्ज बेंड्स यहां पर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, मेंडर कहा जाता है, रिवर कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेंडर्स हैं जो कहते हैं। ठीक है, और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे मेंडर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इस तरीके से यहां पर ये कुछ चीजें हो रही हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा
इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है वो इरोजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। अगर एक ही जगह से पानी फ्लो हो रहा है तो इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इनके बीच में ये गैप्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर फिल हो जाएंगे, है ना। तो ये गैप्स वगैरह फिल हो जाएंगे तो फिर सब नदी जो है वो एक साथ यहाँ पर बहने लगी। लेकिन इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं मेंडर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इन विच रीजन डज द रिवर फॉर्म ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक जो है वो यहाँ पर कहां पर आपको इसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? माउंटेनियस एरिया में, कोस्टल पार्ट में, प्लेन्स में, या फिर इन द अबो 3 पार्ट्स, कहीं पर भी जो है वो ऑक्सबो लेक जो है वो यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, तो इसका आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि रिवर यहाँ पर क्या कर रही है, उसकी एंट्री जो है वो यहाँ पर प्लेन्स में हो रही है। ठीक है, रिवर की जो एंट्री है वो कहां पर हो गई, ये प्लेन्स में यहां पर हो गई। तो अब इसके बाद क्या क्या चीजें होंगी मैं आपको ये बताता हूं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि यहां पर क्या है कि ये ट्विस्ट होगी, टर्न होगी, और जिसकी वजह से यहां पर आपको मेंडर्स जो है वो यहां पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा कि कॉन्टिन्यूअस जो भी इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, मेंडर के साइड पे, तो यहां पर क्या होगा कि जो मेंडर के लूप्स हैं, है ना, ये जो लूप्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये लूप्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये फिल हो जाएंगे, है ना। मतलब लूप्स जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपके फिल हो जाएंगे, किसकी वजह से? क्योंकि इरोजन और डिपोजिशन वगैरह लगातार आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिर कभी कभी यहाँ पर क्या होगा कि जब ये मूवमेंट यहाँ पर हो रही है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये पानी यहाँ पर बह रहा है और यहाँ पर भी आपको डिपोजिशन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे मान लीजिए कि इस तरीके से चीजें यहाँ पर हो गई, है ना। तो रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो होने लग गई। तो अब ये वाली जो चीज यहाँ पर है ये क्या है, ये इस तरीके से बच गई, मतलब इसको क्या कर दिया इसने, ये कट ऑफ यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये जो चीज है वो यहाँ पर कट ऑफ हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। मतलब कि पानी बह रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि रिवर का फ्लो जो है वो इधर से हो गया, तो ये चीज यहाँ पर छूट गई। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ऑक्सबो लेक जो है वो कहां पर बनेगा, ये बनेगा आपका प्लेन्स में। ठीक है, तो सी इसका जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिर ऑक्सबो लेक के बाद जैसे कई बार आपने एक टर्म ये भी सुना होगा फ्लडिंग वाला, है ना। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लडिंग वगैरह जो आसपास के एरिया होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि फ्लडिंग की वजह से क्या होता है कि डिपोजिशन होता है ना। जो भी यहाँ पर रिवर अपने साथ सेडिमेंट वगैरह लेकर आ रही है उनका डिपोजिशन वगैरह होगा। डिपोजिशन वगैरह होने की वजह से यहाँ पर जो फर्टाइल लैंड वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि फर्टाइल जो डिपोजिशन यहाँ पर होगा इसकी वजह से आपको यहाँ पर जो है वो फ्लड प्लेन देखने को मिलेंगे। फ्लड प्लेन मतलब जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड यहाँ पर होते हैं, है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो रेस्ड बैंक यहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो डिपॉजिट यहाँ पर हुई हैं, तो ये जो रेस्ड बैंक यहाँ पर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिवीस जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, LEVES जो है इसके बारे में कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा सबसे लास्ट में जो है वो डेल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती हैं वो क्या होती है, जो रिवर वगैरह में पानी, ट्रिब्यूटरी जो है वो रिवर में पानी लाकर मर्ज करती हैं। जैसे मान लीजिए कि रिवर है, इसमें यहाँ पर कोई पानी लेकर गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और अगर पानी लेकर कोई वापस चला गया तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटरी। तो प्लेन्स में जो है ये आपको ऑक्सबो लेक जो है ये फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल लैंडफॉर्म, ठीक है, इज आर क्रिएटेड बाय द सी वेव्स। सी वेव्स के द्वारा कौन कौन से यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनती हैं, है ना। तो सी केव्स हो गया, सी आर्क हो गया, स्टैक्स हो गया, या फिर सी क्लिफ हो गया। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए जो भी इरोजन या डिपोजिशन होता है सी वेव्स के द्वारा, उसकी वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो हैं वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो इरोजन है वो भी होगा, और जो भी आपका यहाँ पर डिपोजिशन है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि जो भी सी वेव्स होती हैं वो लगातार रॉक्स के ऊपर जो सी में आपको देखने को मिलती हैं स्ट्राइक करती रहती हैं, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है कि समय के साथ साथ जब भी यहाँ पर ये टकराते रहते हैं तो उसकी वजह से जो क्रैक्स वगैरह होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, वाइड होते जाते हैं, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि आपको ना केव जैसा स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है ना। तो सबसे पहले जो है वो सी केव्स जो है वो यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देते हैं।
ठीक है। और दूसरी बात यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये केव्स यहां पर बने, अब केव्स जब यहां पर बनते हैं लेकिन यहां पर जो सी वेव्स होती हैं वो लगातार टकराती रहती हैं, तो केवल क्या होता है कि जो इस पर्टिकुलर केव का जो रूफ होता है, ठीक है, वही यहां पर बचता है, बाकी सब चीजें जो है वो यहां पर उसमें इरोजन वगैरह यहां पर हो जाता है, तो इससे आपको सी आर्क जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, उसके बाद यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी कैविटीज वगैरह है वो बड़ी होती जाती हैं और केवल रूफ यहां पर बचता है ना, तो इसको हम यहां पर सी आर्क कहते हैं। और उसके बाद यहां पर क्या है कि फर्दर अगर इसमें इरोजन वगैरह आप देखोगे तो इसमें रूफ वगैरह जो है वो समाप्त हो जाएगा, केवल वॉल्स यहां पर बचेंगी, है ना, तो इसको हम स्टैक यहां पर कहते हैं। मतलब ये जो है रूफ नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें केवल आपको वॉल जैसा यहां पर कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आर्क तो ऐसा होगा, है ना। अब यहां पर क्या है कि इसमें केवल ये चीज है, अब यहां पर क्या है कि इसमें आपको जो है वो जो रूफ इसका है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसको हम स्टैक्स कहते हैं। और फिर उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो भी स्टीप रॉकी कोस्ट यहां पर होगा वो आपको राइजिंग देखने को मिलेगा, तो सी क्लिफ जो है वो यहां पर जनरेट होता है। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके सी वेव से जो है वो यहां पर क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, चाहे वो सी केव्स हो, सी आर्क हो, सी स्टैक हो या फिर सी क्लिफ हो। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये था आज के हमारे टोटल 17 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बेसिक्स यहां पर कराए हैं। थोड़े बेसिक्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे हमारे, तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करा दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। बाकी डेली न्यूज एनालिसिस का हमारा कोर्स है, वहां पर भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। न्यूज एनालिसिस में आपके लिए करता हूँ, 249 रुपीज का मंथली सब्सक्रिप्शन है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर है 9993048282, आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड करके चैट के माध्यम से भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी जनवरी से लेकर सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, उनको अगर आप पढ़ लोगे तो 90% आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे उनको आप आसानी से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा नया एसएसबी का बैच है जो ऑलरेडी यहाँ पर रन कर रहा है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। इस पर्टिकुलर यूट्यूब सीरीज जो हमने यहाँ पर स्टार्ट करी है, अगर आपको इसकी पीडीएफ यहाँ पर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर जुड़ जाइएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।